तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 62 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने अपने ली युआन टेक्निक से कम्प्लीटली ग्रेट सेन बेव को मार दिया होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन यान फेंग गिल को भी पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ है ग्रेट सेन बेव के साथ, और पूरा का पूरा उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है जो कि उसके डेट से होता है उनको भी नहीं पता चलता है, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लीडर को जो कहते हैं कि आखिरकार ग्रेट सेन बेउंग कम्प्लीटली कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि वो एक टॉप टायर केओस रियलम एक्सपर्ट का बंदा था जिसने अपने प्राइमोडियल पाथ ऑफ लाइफ को कल्टीवेट किया था। उसकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और उसके पास तो अपनी लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज़ भी मौजूद थी जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। आखिरकार वो कोई उसे कम्प्लीटली कैसे मार सकता है, क्योंकि इस ओरिजिन कंटेंट में कुछ ही एंशिएंट गॉड्स हैं जो कि टॉप एग्जिस्टेंस को रखते हैं, लेकिन वो भी किसी वीक को बुली नहीं करते हैं। ग्रेट सेंट बेउन तो बहुत ही कॉशियस रहता था, उसने किसी भी बहुत बड़े एंटिटीज़ को कभी भी प्रोवोक नहीं किया था। तो आखिरकार हुआ क्या कि उसकी मौत हो गई और इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगती है। अब यहाँ पे डेथ ऑफ ग्रेट सेंट बेव की अटेंशन चारों तरफ फैलने लगती है, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता चलता है कि आखिरकार उसे मारा कौन होता है और ये टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस कौन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी केओस विलम का बंदा ग्रेट सेंट बेव के लाइफ टाइम प्रिजर्विंग एबिलिटीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो उन्हें ये डर था कि आखिर वो ग्रेट बंदा कौन हो सकता है, क्या वो कोई गॉड किंग था जो कि उसको मारा होता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सारे बंदे को जो कि इसी के बारे में सोच रहे होते हैं, और साथ में हमें लू फेंग के डिवाइन पावर अवतार को भी दिखाया जाता है जो कि चू कैपिटल में होता है। उसे भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल जाता है यानफेंग गिल डार्क हॉर्स से, क्योंकि लू फेंग यानफेंग गिल डार्क हॉर्स से बहुत ही लंबे अरसे से जुड़ा है, जिसके कारण उसकी स्टेटस बढ़ चुकी होती है। ऐसे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो कि वाइटल होती है और ओरिजिन कंटेंट में फैल रही होती है वो लू फेंग को पता चल जाती है। और यहाँ पे लू फेंग ने जब ये मूव किया था तो यहाँ पे किसी ने भी लू फेंग को नहीं देख पाया था, क्योंकि लू फेंग के पास ऐसी टेक्निक है कि वो यहाँ पे चाहे तभी वो ट्रू गॉड्स लू फेंग को देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि अपनी एडवांस मूवमेंट टेक्निक से वर्ल्ड में ट्रेवल करता है और लगभग 6 घंटे के अंतराल में एक्सट्रीम आइसफील्ड चू कैपिटल में आ जाता है। और अब फिर हमें चूयू मार्कस रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्कस चूयू सरप्राइज भी होता है और डाउटफुल भी होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने तो यहाँ पे कुछ टास्क लूहे को दिया था जिसमें से उसने ग्रेट सेंट बेव को मारने का मिशन चूज किया था, और अभी ज़्यादा लंबा अरसा हुआ भी नहीं है, बस कुछ ही देर हुआ है उसको मिशन एक्सेप्ट किए हुए और ग्रेट सेंट बेव मारा जा चुका है। अब यहाँ पे उसने 1000 स्टार बैटल्स के बारे में जाना था और वही जानता था कि ब्रदर लूहे की फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग है जो कि आराम से किसी पीक केओस रियलम के बंदे को मार सकता है, लेकिन उसकी पावर कितनी ज़्यादा क्यों ना हो वे कम्प्लीटली टॉप टायर केओस रियलम एक्सपर्ट को नहीं मार सकता। और वो भी इस डाउट में होता है कि क्या उस काम को लू फेंग ने किया है या फिर कोई और, क्योंकि वो भी जानता था कि ग्रेट सेंट बेव के पास बहुत ही नंबर्स ऑफ लाइफ प्रिजर्विंग टेक्निक्स होती है, क्योंकि उसका काम ही था लोगों को मार कर खाना। इसलिए उसका तो यही था कि उसने अपने पास एक अच्छी लाइफ प्रिजर्विंग टेक्निक रखती थी। वो सोचने लगता है कि काश ये हो सकता है कि लूहे के पास अपनी कुछ पावरफुल सरफेस एबिलिटीज़ होगी जो कि उसने छिपाई हुई होगी, जो कि इतनी पावरफुल है कि वो कम्प्लीटली एक टॉप टायर केओस रियलम एक्सपर्ट को एलिमिनेट कर सकती हैं। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ब्रदर लूहे की स्ट्रेंथ क्या है और आखिरकार क्या वो कोई एक गॉड किंग का रीइंकार्नेशन तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग अपनी जो पावर शो कर रहा था वो बहुत ही टेरिफाइंग होता है। और कहता है कि अगर लूहे रीइंकार्नेटेड गॉड किंग होगा तो यहाँ पे उसके लिए ये सभी नॉर्मल है, क्योंकि उसके पास ये कुछ अननोन पावरफुल टेक्निक्स हो सकती हैं। अब सडनली वहाँ पे मार्कस चूयू एक फिगर को आते हुए देखता है जो कोई और नहीं लू फेंग होता है। और लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है ब्रदर लू है। तो लू फेंग उससे स्माइल करते हुए कहता है कि मिशन पूरा हुआ। तो मार्कस कहता है एडमायर करते हुए कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे लूहे तुम्हारे पास ऐसी कोई मेथड होगी कि वो टॉप टायर केओस रियलम एक्सपर्ट को कम्प्लीटली मार सकी। और ऐसा लगता है कि तुमने अपने प्रीवियस बैटल्स में जो 5 बैटल्स हो रही थी उसमें अपने आप को अपनी पावर को होल्ड बैक कर रखा
था तो लूफिंग सिर्फ स्माइल करता है। यहाँ पे लूफिंग कम्प्लीटली अपने युआन टेक्निक को रिवील तो नहीं कर सकता था क्योंकि ये उसके लिए सर्वाइवल का मतलब था। अब लूफिंग ने जब उन सारे मार्कस से फाइट की होती है तो लूफिंग उन्हें भी मार सकता था, लेकिन लूफिंग अपनी पावर को सबके सामने शोकेस नहीं कराना चाहता था। लूफिंग को अभी भी चू कैपिटल में अपने आप को लो प्रोफाइल के अंदर रखना होता है। और अब फिर लूफिंग उससे पूछता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है तो क्या तुम्हें किसी प्रूफ को ज़रूरत है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये मिशन अभी तक किसी के द्वारा लंबे अरसे तक नहीं ले गया था और यहाँ पे तुमने ही लिया और वो मारा भी गया, इसके कारण यही प्रूफ है। और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ अपने ग्रेट सेन बेव की बॉडी और वेपन को दिखाना है, मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और तुम्हें मेमोरी भी दे दूँगा कि तुमने यहाँ पे उसको मारा है। तो लूफिंग अपने हाथों को निकाल के वहाँ पे अपने ग्रेट सेन बेव के अपने वेल नोन डबल एजेड को दिखाता है। इसको देखकर वो कहता है कि ठीक है, तुमने अपने मिशन को सबमिट कर दिया और तुम्हारा मेरिट पॉइंट्स भी बहुत ही जल्द तुम्हें मिलने वाला है। तो लूफिंग कहता है कि वहाँ पे कंप्लीशन को जो कि मैंने किया है उसको कॉन्फिडेंस से रखना, छिपा कर रखना। तो मार्कस कहता है चिंता मत करो, मैंने ही तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मैं यहाँ पे ऐसा चाहूँगा कि कोई भी इस बारे में न जान सके। तो लूफिंग भी हामी भरता है। लूफिंग कभी भी नहीं चाहता कि उसकी ये एबिलिटी चाहता फैल जाए कि उसने एक टॉप टायर केओस रियल्म एक्सपर्ट को मारा, क्योंकि वो अपने इस ट्रम्प कार्ड को हिडन ही रखना चाहता है। अब लूफिंग को तभी मैसेज आ जाता है कि वहाँ पे उसे 1 लाख मेरिट पॉइंट्स मिल चुके हैं, जो कि ये काफ़ी था लूफिंग के लिए 72 स्लैशेस ऑफ एनिलेशन के फर्स्ट वॉल्यूम को लेने के लिए। लूफिंग यहाँ पे बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनिलेशन टेक्निक होती है। और अब फिर हमें इंपीरियल प्लस के हॉल ऑफ लेगेसीज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर लूफिंग से कहते हैं ग्रेट मिनिस्टर लुए हैं कि आप सच में 72 स्लेसेस ऑफ एनिलेशन के फर्स्ट वॉल्यूम को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो लूफिंग कहता है कि मैं श्योर हूँ। अब एल्डर कहते हैं कि ठीक है, अब ऐसा ही होगा। और लूफिंग के माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन को डालने लगता है, लूफिंग उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। अब यहाँ पे लूफिंग जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन को लेता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो लूफिंग उसके थोड़े मोड़े इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता था, लेकिन उसे नहीं लगा था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। अब देखो, फर्स्ट स्टेज में 8 रेवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स होता है, जिसमें कि प्राइमोरियल पाथ ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ बॉडी और सोर्स ऑफ लाइफ में से एक होती है। लेकिन ये 72 स्लैश एनिलेशन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ये फर्स्ट वॉल्यूम को 90,000 मेरिट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और सेकेंड वॉल्यूम को 1 लाख मेरिट पॉइंट्स, जो कि 8 रेवोल्यूशन लाइफ फॉर्म्स जैसी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लूफिंग ये जान जाता है कि आखिर क्यों इसे स्लाउटर एंड डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना जाता है। लूफिंग उन सब के बारे में सोचने लगता है। अब लूफिंग उसको कंप्रीहेंड भी करने लगता है और कहता है कि मेरी जो टेक्निक है जिससे कि मैं 100 बिलियंस ऑफ यूनिट्स को स्केल्स को लॉन्च करता हूँ, ये इतनी पावरफुल है कि मैं किसी भी वर्ल्ड मेम्ब्रेन को क्रिएट कर सकता हूँ। और लूफिंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लूफिंग अपनी कंप्रीहेंशन अपने सारे कंपटीशन के लिए सोच रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि लूफिंग और भी ज़्यादा अपने मिलियंस ऑफ टाइम्स ऑफ पावर्स को यूज़ कर रहा होता है, अपने ब्लेड्स पावर को यूज़ कर रहा होता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफिंग वहाँ पे बाहर आ जाता है अपने रेसिडेंस में, वहाँ पे अपने मिलियंस ऑफ टाइम्स में कंडेंस करने लगता है उसी सेम पावर को, जिसके कारण उसकी ब्लेड लाइट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। वहाँ पे डार्क लाइट भी चारों तरफ फैलने लगती है और इसके कारण लूफिंग की जो पावर होती है वो पहले के मुकाबले बढ़ चुकी होती है। अब देखो यार, आवाज़ चेंज लग रही होगी क्योंकि यार मैं रात में बहुत ज़्यादा देर तक घूमा होता हूँ और शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे हो गए थे, जिसके कारण मैं उतना रेस्ट नहीं ले पाया हूँ। तो हो सकता है कि मेरी आवाज़ में चेंजमेंट हो, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और हो सकता है कि कल मैं 8 वीडियोज़ न डाल पाऊँ, किसी और दिन थोड़े कम वीडियोज़ डाल पाऊँ, तो इसके लिए ऑफेंड मत होना। तो आगे चलते हैं। अब लूफिंग उन सारे लेगेसीज के बारे में सुनने लगता है, जहाँ पे लूफिंग एक्सट्रीमली कॉशियस होता है, अपने सारे वर्ल्ड सैटर्न पावर के बारे में सुन रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है लूफिंग अपनी सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है, जिसको देख कर लूफिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सारी टेक्निक्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये 72 स्लैशेस ऑफ एनिलेशन यहाँ पे बताया जाता है एक ब्लेड टेक्निक होती है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट एनिलेशन टेक्निक में से एक होती है। अब देखो फिर से यहाँ पे बकवास चल रही होती है, तो यहाँ पे इन सबको मैं स्किप करता हूँ। अब फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहा होता है और अभी के दरमियान वो उन सबको मन में और सामने ही परफॉर्म कर रहा होता है और हमें एम्पर चुयू प्लेस के एम्पर को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग को देख रहे होते हैं। और यहाँ पे एम्पर कहते हैं कि वो यहाँ पे एक टॉप टायर केओस विलियम एक्सपर्ट को कंप्लीटली मार पाया और वो सोचने लगते कि क्या वो एक रीइंकार्नेटेड गॉड किंग है, उसकी आखिर ऑरिजिन क्या है जो वो इतना पावरफुल है। अब देखो वो यहाँ के एम्पर है तो उनको तो लू फेंग के बारे में पता ही होगा कि लू फेंग ने अभी जाके सेंट बेयू को मार दिया है, क्योंकि उनके ही अंदर ये सारे मिशन टास्क आते हैं। और फिर वो भी ये सोचने लगते हैं कि क्या वो बंदा एक रीइंकार्नेटेड गॉड किंग तो नहीं है। अब वो इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और कहते हैं कि अगर पावर के मुकाबले देखा जाए तो मैं एम्पर किंग के पार तो नहीं हूँ, लेकिन दो फाउंडर्स एम्पर किंग वो मैं उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और मैं अभी भी उनसे कंपेयर तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्पल्स को नेचर कर सकता हूँ। और अभी एम्पर थोड़ा सा अनकन्विंस्ड होते हैं। बताया जाता है कि टोटल 13 रॉयल ब्लड लाइन्स होते हैं और एम्पर किंग यान 15 डायरेक्ट डिस्पल्स को, जिसमें से 6 गॉड किंग्स और 8 केओस विलियम ट्रांसेंडेंट और एक पीक केओस विलियम एक्सपर्ट को अपना डिस्पल बनाए हुए हैं। और यहाँ पे ये सभी की डिस्पल्स की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें से 2 तो गॉड किंग्स भी बन चुके होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पास करंटली 2 डिस्पल्स है, जिनमें से एक केओस विलियम ट्रांसेंडेंट पे है, वहीं पे एक पीक केओस विलियम एक्सपर्ट पे है, शायद वो भी आगे चल के गॉड किंग बन सकता है। और वो कहते हैं कि ये लू है, अगर रीइंकार्नेटेड गॉड किंग हुआ, मैंने इसे अपना डायरेक्ट डिस्पल बना लिया, तो मैं फ्यूचर में एक गॉड किंग डिस्पल्स होगा, जिसके कारण मेरी लेगेसी बहुत ही आगे होगा। यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि वैसा लगता है कि वो मेरा डिस्पल बनने के ही लायक है। वो सोचने लगता है, फैसला करता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने थर्ड डिस्पल को बनाने का बंदोबस्त करना चाहिए, क्योंकि वो लू फेंग को अपना थर्ड डिस्पल बनाना चाहता था। और फिर हमें लू फेंग के केव ड्वेलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोरोसा और मोयू किंग यान बड़ी आराम से बैठकर चिल कर रहे होते हैं। और मोरोसा कहता है, किंग यान तुम्हारी जो मास्टर हैं वो केओस रियल्म के ट्रांसेंडेंट बन चुके हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और तुम सिर्फ एक वर्ड ट्रू गॉड हो। तुम्हें अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए ताकि तुम्हारे मास्टर का एफर्ट जाया न जाए। तो मोयू किंग यान कहता है कि मैं समझता हूँ। मोरोसा कहता है, हाँ ये भी यहाँ पे कई सारे चू कैपिटल्स में लोग हैं जो कि तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं, कई सारे मैं डाउटर्स को तुम्हारे साथ शादी कराना चाहते। तो मोयू किंग यान इस्तेमाल करते हुए कहता है कि हाँ ऐसा है। तो मोरोसा कहता है, देखो तुम्हारी जो लाइफ स्पैन है वो इन्फिनाइट है, वुमेन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। मुझे देखो और यहाँ पे युवान को देखो और तुम अपने मास्टर को देखो, उन्हें कभी किसी वुमेन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि वुमेन तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मोयू भी पीछे हट जाता है और ये कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि उसके मास्टर और डिवाइन लॉर्ड मोरोसा और डिवाइन लॉर्ड युवान उन सब के पास कोई भी वुमेन नहीं थी। यहाँ पे मोरोसा कहते हैं कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। तो मोयू किंग यान कहता है कि यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स हैं जो कि मैरी करना चाहते हैं। तो मोरोसा कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड करो कि क्या तुम्हें मैरिज करना है या फिर नहीं। अब मोयू किंग यान वहाँ पे बैठा हुआ था अकेले और यहाँ पे उसने कई सारे कपल्स को देखा था, जिसके कारण उसके मन में भी इच्छा आने लगी थी कि उसे भी शादी करनी है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है, ठीक है मैं इंतज़ार करूँगा। तभी वहाँ पे लू फेंग भी आ जाता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है, चलो मेरे साथ आओ। अब यहाँ पे मास्टर के इस्तेमाल को देखकर मोरोसा को पता चल जाता कि आखिर क्या बात है। अब यहाँ पे मेडिटेशन चैम्बर में जाता है, जहाँ पे स्टार टावर में लू फेंग और मोरोसा एक सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि इस दौरान में मैंने एक टॉप टायर केओस विलियम एक्सपर्ट को मारा, जिसके काम और मैंने प्राइमोरियल पाथ ऑफ लाइफ को भी कल्टिवेट किया, जिसके कारण मेरी बॉडी क्वाइट स्पेशल हो चुकी है। और वहाँ पे वो लू फेंग ग्रेट सेंट बेऊ के मैसिव कॉर्प्स को निकालता है, जिसको देखकर मोरोसा के तो आंखें चमक ही उठती हैं, क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था उस बॉडी से जिसमें कि रेसिडुअल केओस ब्लड लाइन निकल रही होती है और वो बहुत ही टेरिफाइंग होती है। और मोरोसा भी थ्रिल हो जाता है कि यहाँ पे उसकी मास्टर ने एक केओस विलियम एक्सपर्ट को मार दिया होता है, उसकी बॉडी को भी ले लिया होता है।
और यूजुअली देखा जाए तो ओपोनेंट जब रिजरेक्ट होता है तो उसकी जितनी भी बॉडी होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। इसी कारण तो केओस रेल्म की बॉडी बहुत ज़्यादा रेयर होती है। तो मोरोसा कहता है कि आपका प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा रैपिड है, यहाँ तो आपने अभी ब्रेक थ्रू किया है, आपकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे लू फेंग भी कहता है ठीक है अब ज़्यादा बोलो मत, जाओ कल्टिवेट करो। तो मोरोसा भी अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज़ करना शुरू करता है, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पे मोरोसा भी अपने मिस्टीरियस टेक्निक्स को कंप्रीहेंड करना शुरू कर देता है। लू फेंग भी अपने स्टार टावर के अंदर आ जाता है ताकि वो अपने इस 72 स्लैश ऑफ एनिलेशंस को स्टडी कर सके। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।